जिन राजनीतिक दल को यह लगता है कि जातीय जनगणना करा लेने से हमें इसका लाभ विभिन्न कोटि के वोटर हमें पसंद करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना के नाम पे राजनीति किया जा रहा है? राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जब जातीय जनगणना होगा तो जाहिर सी बात है कि सभी अपने अपने जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व खोजने का प्रयास करें। जिन राजनीतिक दल को यह लगता है कि जातीय जनगणना करा लेने से हमें इसका लाभ विभिन्न कोटि के वोटर हमें पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि वह उनके इच्छा और उनकी आशा के विपरीत परिणाम आएंगे। अभी का माहौल क्या है कि अभी जैसे ओबीसी का आरक्षण है या फिर SC ST के लिए जो परसेंटेज तय है, जब जातीय जनगणना होगा तो जाहिर सी बात है कि सभी अपने अपने जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व खोजने का प्रयास करेंगे और पुनः हमारा देश 1990 के दशक में जाएगा और वह आंदोलन भी होगा हमारे देश में। अभी जातीय जनगणना कराने का मकसद यही है कि जिस जाति की जितनी आबादी हमारे राज्य में है उसी हिसाब से आने वाली वैकेंसी में, आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में, आने वाले नगर पालिका या फिर कह सकते हैं आने वाले विधायक और संसद के चुनाव में, जुडिशियरी सर्विस में या किसी भी प्रकार की अन्य सेवाओं में वो यह मांग करेंगे कि हमारी जितनी आबादी है उस हिसाब से हमारे लिए वहाँ पर पद आरक्षित होना चाहिए। अभी जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आते हैं उस पर ओपन कंपटीशन होता है और बाद में क्या हो जाएगा, उस पर ओपन कंपटीशन नहीं होगा। यदि 100 पोस्ट की बहाली आएगी तो उसमें यह तय हो जाएगा कि इतने पोस्ट पर केवल ओबीसी फाइट करेंगे। हो सकता है कि इस केस में अभी भी बहुत बार देखने को मिल रहा है कि ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ हाई जाता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ लो चला जाता है। इसी कारण से है। तो हमें यह समझना चाहिए और उन नेताओं को भी यह समझना चाहिए कि जब इस बात की मांग हमारे राज्य में उठेगी, जातीय आधारित जनगणना के बाद जब यह मांग उठेगी कि ओबीसी का जो आबादी है वह अगर 50% या 51% है तो वो यह मांग करेंगे कि हमें 27% के बदले 51% का आरक्षण दिया जाए। और उन्हें यह लग रहा है कि उस 51% के आरक्षण से उन्हें एक मुश्त उनका वोट आएगा। लेकिन उन्हें दूसरे पक्ष पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस समय जातीय आधारित जनगणना होगी तो ओबीसी कैटेगरी में जो अन्य जातियां हैं उनका भी प्रतिनिधित्व उठेगा और जो कुछ खास परिवार जिनका डोमिनेंस बिहार की पॉलिटिक्स में है उनके सत्ता को चुनौती मिलेगी। अभी जैसे अगर धोबी का प्रतिनिधित्व कम है, नाई का प्रतिनिधित्व कम है, तो जब जातीय आधारित जनगणना होगी तो अभी ओबीसी जैसे आप देख रहे हैं कि ओबीसी के लिए जो सीट रिजर्व होता है वैकेंसी में, यदि 27% सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए तो उस 27% में किसी खास जाति का डोमिनेंस है। लेकिन जब जातीय आधारित जनगणना होगी तो जाति के लिए बांट दिया जाएगा कि इतना % सीट इस कैटेगरी के इस जाति के लिए और इतना % सीट इस कैटेगरी के इस जाति के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ पर जो अभी हमारे कुछ जातीय आधारित जनगणना के पैरोकार हैं उन्हें घाटा लगेगा और उन्हें ये समझना चाहिए कि हम जिस समाज से जाति की बेमनसता खत्म करना चाहते हैं और उस आधार पर जब हम उस समाज का विकास करने लगेंगे तो जाति खत्म होने के बजाय हमारे समाज के प्रत्येक अंग में कूट कूट कर भर जाएगी और भरने के बाद पुनः हम जिस जातिवाद के चंगुल में आज से 100 साल 200 साल पहले थे पुनः हमारी मानसिकता उसी प्रकार की हो जाएगी और हम एक कह सकते हैं आंतरिक संघर्ष के दौर में पहुंच जाएंगे, हम एक सिविल वार के दौर में पहुंच जाएंगे इस जनगणना के बाद, जैसा हमें लगता है। और इसका परिणाम जैसा वो सोच रहे हैं कराने वाले उसके विपरीत होगा, या आप देख लीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना के नाम पे राजनीति किया जा रहा है? राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और राजनीति में हमें मुद्दों को वरीयता देना चाहिए, सीरियलिटी तय करना चाहिए कि पहले हम किस मुद्दे पर राजनीति करें। राजनीति करने के लिए अभी हमारे जैसे हमारा राज्य है, अभी आप सबको यह मालूम होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो बाढ़ जैसी विभीषिका से प्रत्येक वर्ष यहाँ वो ग्रसित होता है और हमारे राज्य का लगभग 40% आबादी सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित होता है। हमारी सरकार के द्वारा बांध भी बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, फिर भी प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ रुपया बाढ़ में क्षतिपूर्ति के नाम पर, राहत के नाम पर, बांध निर्माण के नाम पर, एम्बैंकमेंट के नाम पर उस पर खर्च किए जाते हैं। यदि बाढ़ एक समस्या जो हमारे राज्य में है उन्हें यदि ख़त्म कर दिया जाए, हमारे कह सकते हैं ज्योग्राफी के किताब से दियारा शब्द यदि ख़त्म कर दिया जाए तो हमें यह लगता है कि 5 साल के अंदर बिहार पंजाब से आगे होगा, हरियाणा से आगे होगा। लेकिन हमारे राज्य की सरकार का इस पर कम ध्यान है लेकिन कम ध्यान है। मैं स्वयं कहता हूँ आपको, चलिए मेरे साथ, हम क्षेत्र में आपको दिखाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो हमारे राज्य का, हमारे जिला का कुछ गांव है, प्रत्येक वर्ष वो बाढ़ से प्रभावित होता है। वहाँ की हजारों आबादी 20-20 दिन तक भूखे रहती है और लाखों का फसल नष्ट होता है। सरकार को ये लगता है कि हम उन्हें हो सकता है क्षतिपूर्ति नहीं दे रहे हैं, हमें कोई घाटा नहीं है, लेकिन यदि उसका प्रोडक्शन होता, कहाँ जाता वो? हमारे राज्य के जो नागरिक हैं उनके यूज के लिए वो जाता। यदि राज्य के नागरिकों को घाटा लग रहा है तो मतलब है सरकार को घाटा लग रहा है। राज्य की आय अपनी कोई आय नहीं होती है, हमारे नागरिकों की जो आय होती है उसी को मिला करके राज्य की आय बनती है। यदि उनकी आय नहीं है तो राज्य कमजोर है, राज्य गरीब
गरीब है, जाहिर सी बात है। तो सरकार को इस मुद्दे पर प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी जितने भी हमारे शिक्षा संस्थान हैं, आप शिक्षा संस्थान का बात करें, चलिए जिला में घूमिए और आपको घूमने के बाद मात्र 1 से 2% ऐसे स्कूल मिलेंगे जहां आपको प्रॉपर वे में एजुकेशन का फैसिलिटी उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है। बाकी जितने भी जगह आप हमारे जिले के स्कूलों में चलेंगे, आपको यह देखने को मिल जाएगा कि वहां पर तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हमने विकास के राह पर अग्रसर जरूर हुआ है, हमारे जो विकास की गति है जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। हम विकास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी जब सरकार आती है तो वह काम करती है और काम होता है, लेकिन जिस गति से हमें विकास करना चाहिए हम उस गति से विकास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको यह मालूम होगा 20 वर्ष हमारे राज्य में एक खास परिवार का डोमिनेंस रहा और उसके 3-3, 4-4 बार उस परिवार से मुख्यमंत्री हुए। यदि राज्य का ठीक तरीके से विकास हुआ होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते और ना आज वो परिवार उस स्थिति में होता कि आज वो हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। और यह राज्य जैसे झारखंड अलग चला गया, हमारी तमाम खनिज संपदाएं, हमारी तमाम वन संपदा हमसे अलग हो गई और आज झारखंड जैसा राज्य जो तमाम प्रकार के खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है वह विकास के राह पर चल रहा है, लेकिन हम इस कार्य में पिछड़ते चले गए। हमारे जो वर्तमान सरकार है उसका जो प्रथम कार्यकाल था उसमें भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, लेकिन उसके बाद चूंकि उन्हें लगता है कि समाज या जो जनसंख्या है वह जिस ओर मूर्ति है उस ओर उनका भी ध्यान, उनका रुझान जाता है। अभी हमारे यहाँ शराबबंदी लागू हुआ और शराबबंदी लागू होने के बाद उसके दो तरफा उस पर बात होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों पर नज़र दिया जाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को एक व्यक्ति ने अपने अपने ईगो का सवाल बना लिया और उस ईगो के सवाल में बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और यहाँ तक कि उसके लिए जो अभी सुविधाएं, तमाम प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं उसमें भी त्रुटियां हैं, लेकिन उसके सुधार करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। यदि कोई एक व्यक्ति किसी राज्य के विषय को अपने ईगो का विषय बना ले तो जाहिर सी बात है कि राज्य के निवासियों को घाटा लगेगा, राज्य को घाटा लगेगा। और उन्हें क्या है, आज वो राजनीति में है, कल को वो राजनीति में नहीं रहेंगे। राज्य के निवासी हमेशा रहेंगे, राज्य हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए था उस मुद्दे की ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ठीक है, आप जाति आधारित जनगणना कीजिए। समाज का जो वर्ग खुद से विकास करते रहा है वो हमेशा विकास करते रहेगा। आप जाति के आधार पर कितना भी बढ़ दीजिए, आज भी हमारे देश में यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप रिजल्ट देख लीजिए। जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वह इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम आरक्षित वर्ग में आएंगे तभी मेरा रिजल्ट होगा। उन्हें अपने मेहनत पे गर्व होता है, उन्हें अपने मेहनत पर ही विश्वास होता है, उन्हें अपने जाति पर विश्वास नहीं होता। अब मुझे लगता है आप सब घूम जाइए, अभी आप कॉलेज में घूम जाइए, आपको पता नहीं चलेगा किसकी कौन सी जाति है। हम तो उस विचार परिवार के लोग हैं जहाँ पर जाति का सवाल ही नहीं होता। हम लोग नारा भी लगाते हैं, हम सब भारत माँ के लाल, छुआछूत का कहाँ सवाल। कोई जाति पाति नहीं है। हमारे समाज से जिस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा था पुनः उस चीज़ को हमारे लिए आम प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, जो हमको लगता है कि हमारे राज्य के लिए। और धीरे धीरे करके यदि चूँकि एक राज्य में यह बात होगी, अन्य जगह भी फैलेगी। और व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह निजी स्वार्थ को वरीयता देता है, सामाजिक स्वार्थ को वह द्वितीय नंबर पर रखता है। तो जब उन्हें लगेगा कि निजी रूप से मुझे लाभ है, जाहिर सी बात है उसके लिए डिमांड उठाएंगे। वही चीज़ जब सोशली फैलेगा उन्हें घाटा लगेगा, बाद में उन्हें समझ आएगा, लेकिन प्रथमतः वो यही सोचेंगे कि इस प्रकार के कार्य से हमें इसमें फ़ायदा पहुँचता है, तो वह निजी रूप से फ़ायदा लेने के लिए इस आरक्षण का और इस प्रकार की जनगणना का समर्थन शुरू में जरूर करेंगे। बाद में उन्हें लगेगा कि हमें घाटा लग रहा है, बाद में वो अभी उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन तब तक हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका होगा और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम केवल मुख दर्शक बन करके रहेंगे। चलिए, बेगूसराय के जीडी कॉलेज के जितने भी यूथ थे, आप उनका राय जाने जातीय जनगणना को लेके, और आपका क्या राय है आप हमें कमेंट में बताएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज इंडिया लाइव 7 को फॉलो करें। धन्यवाद।